हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और क्लास में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी विद्यार्थियों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के एक और शानदार सेशन में हम चर्चा करेंगे 12वीं अकाउंटेंसी और उसमें पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 3, जो आपके एग्ज़ाम में 11 नंबर का होने वाला है, 11 मार्क्स का होने वाला है। इसके अलावा भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें आपका जूनियर अकाउंटेंट है, आपका स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर है, उससे रिलेटेड तमाम जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी ये चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उनको वीडियो है वो स्टार्ट टू एंड तक देखना है, ताकि कोई भी बात है वो मिस नहीं हो, और जब मिस नहीं होगी तो उसका बेनिफिट है वो आपको अवश्य ही मिलेगा। हम लगातार आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से एक सवाल आपको हल करना है, एक एग्जाम्पल हल करना है जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्रियाँ दी गई थी। साथ में वो एंट्रियों को भी समझाया गया था जिसमें आपकी संपत्तियों में वृद्धि, दायित्वों में वृद्धि, संपत्तियों में कमी, दायित्वों में कमी, इसके अलावा जो अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उनका लेखा आपको किस प्रकार से करना है, ये तमाम बातें हैं वो हमारे पिछली क्लास में हुई है। निश्चित रूप से जिन लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो और अपने हैंड्स नोट बना सकते हो। देखो, मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट करता हूँ कि देखो, कोई भी काम है वो आसान नहीं होता। जब हम किसी काम को अपना टारगेट बनाते हैं तो उसके लिए वन ओनली काम होता है कि उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट है वो हमें मिलेगा। हमें लगातार मेहनत करनी है, लगातार हमें प्रयास करना है, और जब लगातार मेहनत और प्रयास करेंगे तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमें मैक्सिमम नंबर लेके आने हैं, वो भी विद कंसेप्ट के साथ, हर पॉइंट को समझते हुए, है ना। एक तो देखो ये होता है कि अपने तीर और तुक्के से नंबर ले लिए, लेकिन वो नंबर आपके कहीं काम में नहीं आएंगे। लेकिन आपने कंसेप्ट के साथ हर चीज़ को समझते हुए आपने नंबर अर्जित किए हैं तो वो नंबर आपको आगे तक बेनिफिट वाले होंगे। क्यों? क्योंकि आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर में जाओगे, फाइनल में जाओगे, तो वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए ये कंसेप्ट आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले आपकी थोड़ी सी अनुमति हो जाए, कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए कि वॉइस सही आ रही है या नहीं, या ये आपको बताना है कि क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं। अगर आवाज़ में किसी प्रकार का कोई व्यवधान है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालें, ताकि हम उसके और ज़्यादा इम्प्रूव करके आपको क्लियरिटी के साथ है ये क्लास उपलब्ध करवा सके। ठीक है, स्टार्ट करें आज के सेशन को। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स जो भी जानकारियां हैं उनके साथ, है ना। क्या जानकारियां हैं कि जब साझेदार वर्ष के मध्य में सेवानिवृत्ति होता है, वैसे तो देखो मृत्यु है वो तो क्या होती है, अनिश्चित होती है। पार्टनर की डेथ है वो तो कभी भी हो सकती है, वर्ष के मध्य में भी हो सकती है, अंत में भी हो सकती है, महीने के मध्य में, महीने के अंत में, प्रारंभ में, कभी भी हो सकती है ना। मृत्यु है वो तो अनिश्चित होती है, लेकिन साझेदार का जो सेवानिवृत्ति है वो भी साल के मध्य में हो सकता है। डेट है वो महीने के लास्ट दिन फिक्स होती है। जैसे कोई बंदा है वो 30 सितंबर को रिटायर हो सकता है ना। इसके अलावा 31 दिसंबर को रिटायर हो सकता है, 31 जनवरी को, 28 या 29 फरवरी को, 31 मार्च को, 30 अप्रैल को। इस तरीके से वो उस महीने के लास्ट दिन होता है, लेकिन साल के तो बीच में हो सकता है ना। जैसे मान लो अपना वित्तीय वर्ष है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो हो सकता है कि कोई है वो 30 सितंबर को रिटायर हो रहा हो। क्या हो रहा हो? 30 सितंबर को रिटायर हो रहा हो, या 31 अक्टूबर को भी रिटायर हो सकता है ना, या 31 दिसंबर को भी रिटायर हो सकता है। तो ये तो साल के मध्य में कहीं पे भी वो अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो वैसी कंडीशन में उसका अपने को किस तरीके से समायोजन करना। तो देखो, इसमें
इसमें क्या है उस पर हम बात करेंगे कि सामान्यतः एक साझेदार की सेवानिवृत्ति लेखांकन वर्ष के अंत में ही होती है। सामान्यतः जो भी सूचनाएं दे रखी होती हैं उन सूचनाओं के अकॉर्डिंग अपन ये मानेंगे कि एक पार्टनर है जब वो अवकाश ग्रहण करता है तो वो कब अवकाश ग्रहण करेगा, लेखांकन वर्ष के अंत में। और लेखांकन वर्ष का अंत कब होता है, आपका 31 मार्च, यानी 31 मार्च को ही वो अवकाश ग्रहण करेगा। लेकिन कंडीशन कुछ भी हो सकती है ना, ये नहीं मान सकते कि 31 को ही रिटायर होगा। ये तो काल्पनिक चीज हमें दे गई, ये सवाल में हमें काल्पनिक चीज दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करते हैं, जबकि उसमें परिवर्तन भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जहां एक साझेदार लेखांकन वर्ष के बीच में सेवानिवृत्ति का निर्णय लेता है ना, बीच में भी कोई साझेदार है वो अवकाश ग्रहण कर सकता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, VRS, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी वो ले सकता है ना। तो लेखांकन वर्ष के मध्य में भी वो अवकाश ग्रहण कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में उस साझेदार को साझेदारी स्वरूप पिछले लेखांकन वर्ष के तुलन पत्र तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि तक हानि का अंश और पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज यदि हो तो वो दे होगा, है ना। क्या होगा कि जिस तिथि को वो अवकाश ग्रहण कर रहा है ना, उस तिथि यानी तुलन पत्र अपन तैयार करेंगे 31 मार्च को, है ना, और मान लो वो रिटायर हो गया आपका 31 अक्टूबर को। कब हो गया, 31 अक्टूबर को, है ना। तो देखो यहाँ तक यानी 31 मार्च यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने का, यानी 7 महीने का उसको क्या दिया जाएगा, क्या मिलेगा उसको, सेवानिवृत्ति। तुलन पत्र की तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति तिथि तक उसे लाभ है, हानि है, अंश है, अंश पूंजी पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज है। अगर कोई ड्यू है तो वो उसको दिया जाएगा, अगर आहरण पर ब्याज है तो उससे वो ब्याज लिया जाएगा। उस 7 महीने की अवधि का हमें निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो 1 साल का ब्याज मान लो 15,000 रुपये है ना, तो अब मान लो वो 10 महीने रहा है तो 10/12 इस तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर मान लो वो 6 महीने रहा है ना, 6 महीने रहा है तो 6 महीने का निकालना पड़ेगा, 7 महीने है तो 7 महीने का निकालना पड़ेगा। तो जितनी अवधि तक वो उस फर्म के साथ काम कर रहा है वहां तक का जितना भी उसका पूंजी पर ब्याज है, उसकी पूंजी है, आहरण पर ब्याज है, उसके जो संचय हैं, उनके जो हानियां हैं, उन सब का बंटवारा मंथ वाइज हमें करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखना। ये नहीं कि साझेदार है वो बीच में रिटायर हो रहा है तो जितने अवधि या जितने महीने के साथ वो काम कर रहा है उतने वर्ष का उसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अनुमानित मानते हुए वो सारा का सारा भुगतान है वो उसको किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखो इसमें और क्या है, यहां मध्य अवधि के लिए लाभ अथवा हानि की गणना मुख्य समस्या रहती है कि भाई बीच में हमें लाभ और हानि की गणना करेंगे तो थोड़ी सी समस्या तो होगी, क्योंकि वो मंथ में चलेगा और कुछ डे में भी कैलकुलेट हो सकता है। जैसे मान लो किसी की मृत्यु है वो 15 सितंबर को हो जाती है ना, तो 15 सितंबर को हो जाती है, यानी 5.5 महीने हो गए। तो 5.5 महीने न निकल के ये दिनों में निकलेगा, किस में निकलेगा, डेज में निकलेगा। तो डेज में कैलकुलेशन करेंगे तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उसके लिए हम क्या करना है, जिसे पूर्वदत्त तुलन पत्र की तिथि से सेवानिवृत्ति तिथि तक ज्ञात किया जाएगा। जहां तक आपने उसको क्या किया है, अवकाश ग्रहण किया गया है, वहां तक का समस्त भुगतान है वो उसको करना पड़ेगा। किसको, जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। ये बात सारी आपके विद कंसेप्ट के साथ क्लियर है ना। अब बढ़ेंगे आगे। आगे देखो, ये तो बात अभी तक हमने पहले बात जो की थी वो किससे रिलेटेड थी, कि उसकी अवधि से रिलेटेड, कि वो साझेदार साल के मध्य में बीच में अवकाश ग्रहण करता है। तो अब उसको जब वो बीच में अवकाश ग्रहण करे या मध्य में अवकाश ग्रहण करे या तुलन पत्र की जो लास्ट डेट है उसको वो अवकाश ग्रहण करे, डेट कोई भी हो, लेकिन उसको कुछ न कुछ राशि तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि जो साझेदार सेवानिवृत्त होता है उसको वहां तक का जितना भी लाभ है, जितनी भी संपत्तियां, जितने भी दायित्व है, उनका बंटवारा किया जाएगा और उसकी राशि का निर्धारण करके उसे भुगतान किया जाएगा। तो सेकंड कंडीशन आपकी बन रही है कौन सी,
ये कि सेवानिवृत्त साझेदार को देय राशि का निपटारा, है ना, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसकी ड्यू राशि कितनी है, उसकी बकाया राशि कितनी है, उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो जाने वाले साझेदार है, यानी जाने वाले का मतलब क्या है, जो रिटायर हो रहा है ना, जो साझेदार रिटायर हो रहा है, जाने वाले साझेदार के खातों का निपटारा, क्योंकि जो साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा उसको कुछ न कुछ हिस्सा हमें देना पड़ेगा, है ना। निपटारा साझेदारी समझौते में दी गई शर्तों के अनुसार, जो साझेदारी समझौता, यानी ये साझेदारी समझौता क्या है, ये है आपका जो पार्टनरशिप डीड है ना, पार्टनरशिप डीड, जो साझेदारी विलेख है वही साझेदारी समझौता होता है। उसकी शर्तों के अनुसार जैसे जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसे हम एक मुश्त भी भुगतान कर सकते हैं, है ना, एक मुश्त, कि जितना उसका बकाया है वो एक साथ उसको भुगतान कर दिया, या ब्याज सहित, यानी उसी समय उसको ब्याज सहित या ब्याज रहित, है ना, उसका ब्याज अब वो रख लिया जाता है और उस ब्याज पे ब्याज अब वो फर्म वो चुकाती है। जैसा भी स्वीकृत हो उनको विभिन्न किस्तों के द्वारा भिन्न भिन्न अंतरालों में भुगतान, या कुछ नगद भुगतान और तुरंत और कुछ किस्तों में भुगतान की परिस्थिति भी स्वीकृत की जा सकती है। क्या कि या तो हम उसको एक मुश्त भुगतान कर दें, भाई परिस्थितियां दे रखी है कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको या तो हम एक मुश्त भुगतान कर दें, जैसे उसका 10 लाख ड्यू है तो 10 लाख का भुगतान हमने एक साथ कर दिया, या ये हो सकता है कि 10 लाख में से मान लो किस्तों में भुगतान करें, तो हमने 5 लाख तो उसको नगद भुगतान कर दिया और 5 लाख की किस्त बना दिए। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पूरे 10 लाख की हम किस्त बना देते हैं, कि 10 लाख की किस्तों में भुगतान किया जाता है। चौथी कंडीशन ये हो जाती है कि उस साझेदार की जो बकाया राशि थी, जो देय राशि थी, उसको हम क्या किस में कर देते हैं, लोन में कन्वर्ट कर देते हैं और उस लोन पर ब्याज सहित भुगतान करते हैं। तो ये सारी कंडीशन है वो एक साझेदार जब अवकाश ग्रहण करता है तो वहां पर लागू होती है। डिपेंड करता है उस साझेदारी विलेख में क्या लिखा है, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, और पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ है उसको हमें फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें काम में करना होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें काम में करना होता है। ठीक है, तो ये चीज आगे कोई भी परिस्थिति है, जो परिस्थिति हमें सवाल में दी हुई होगी उसको हमें फॉलो करना है। ये तो मैंने परिस्थितियां बताई है, लेकिन सवाल में क्या कहा गया है, क्योंकि अभी हम एक्चुअल में जो रियल में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो काल्पनिक सवाल दे रखा है उसको हमें हल करना है, और उस सवाल की कंडीशन क्या है, उसमें कौन सा भुगतान बताया गया है, एक मुश्त वाला है, किस्त वाला है, लोन वाला है, जो भी टर्म एंड कंडीशन दे रखी है उसको हमें फॉलो करते हुए क्या करना है, उस काम को अंजाम तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेवानिवृत्त साझेदार की देय राशि का निपटारा से रिलेटेड। इसमें और क्या बात दे रखी है कि किसी साझेदारी समझौते के अभाव में, कोई साझेदारी समझौते का अभाव है, यानी देखो पहले भी चैप्टर नंबर 1 था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि साझेदारी समझौते का अभाव होता है, पार्टनरशिप डीड का अभाव होता है, तो वहाँ पर साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, वेतन बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा, आहरण पे ब्याज नहीं लिया जाएगा, लाभ विभाजन अनुपात है वो बराबर होगा। ये कंडीशन अप्लाई हुई थी ना पहले चैप्टर में, तो वो पार्टनरशिप डीड यहाँ तक चलता है, यानी चारों चैप्टर में वो पार्टनरशिप डीड चलेगा, और जहाँ पर अभाव है तो वहाँ पर कंडीशन कुछ और हो जाएंगी, है ना। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा जो 37 है वो लागू होती है, जो कि यह तय करती है कि जाने वाले साझेदार के पास एक विकल्प होगा, है ना, जाने वाला साझेदार है उसके पास एक विकल्प होगा, कौन सा, एक मुश्त वाला, लोन वाला या किस्तों वाला, है ना, एक विकल्प होगा, जिसके अनुसार वह या तो 6% प्रति वर्ष पूंजी पर ब्याज की दर से भुगतान की तिथि तक, या इस प्रकार का लाभ है उसमें अपनी पूंजी को उपार्जित करेगा, या तो वो क्या करे कि भाई उस पूंजी पर 6% की दर से ब्याज ले ले, और या वो लाभ में हिस्सेदार बन जाए। कौन सा साझेदार, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, उसकी कंडीशन है वो यहाँ पे ये अप्लाई होती है कि या तो वो पार्टनर बन जाए, यानी पार्टनर बनने का मतलब क्या, अपनी पूंजी छोड़ जाए और उसको क्या मिलता रहे, 6% की दर से ब्याज मिलता रहे, या वो लाभ में हिस्सा भी ले सकता है, उसके पास एक अवसर होता है, किस कब,
जब साझेदारी संलेख का अभाव होता है, साझेदारी विलेख का अभाव होता है, तब ये टर्म एंड कंडीशन वहां पे लागू होती है। ठीक है, नो डाउट। अब तो किसी प्रकार का डाउट नहीं है ना, तो मन में देखो डाउट नहीं रखना है, विद कंसेप्ट के साथ आपको काम करना है, और विद कंसेप्ट काम करोगे तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आगे ये वो एंट्रियां हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। कौन कौन सी? जो मैंने अभी एंट्रियां बताई है ना, एक मुश्त वाली, ब्याज सहित किस्तों वाली, उनकी एंट्रियां है ना। ये प्रविष्टि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल जब भी हल होगा जब आपको ये एंट्रियां याद है या आपने इनका अभ्यास प्रॉपर रूप से कर रखा। अगर प्रॉपर रूप से आपने इनका अभ्यास कर रखा है तो इजीली आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो, बशर्ते आपको ये एंट्रियां आनी चाहिए। देखो पहली आती है, पहली एंट्री क्या है? जब सेवानिवृत्त साझेदार को पूर्ण भुगतान रोकड़ में किया जाता है, किसमें? कैश में किया जाता है पूरा का पूरा भुगतान। जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है और उस अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार कह रहा है कि मुझे तो जितनी राशि बन रही है वो एक मुश्त दे दो, एक साथ दे दो, है ना, तो एक मुश्त भुगतान करेंगे कौन? जो शेष साझेदार है। तो जो शेष साझेदार भुगतान करेंगे तो वो अपनी एंट्री क्या करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू बैंक, क्योंकि व्यापार से पैसा जा रहा है और रिटायरिंग यानी ये पाने वाला है। जैसे मान लो ए, बी और सी तीन पार्टनर है, जो आपका सी है वो अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट या टू बैंक, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, ये कब होती है? जब एक मुश्त भुगतान होता है। दूसरी होती है जब सेवानिवृत्त साझेदार की समस्त राशि को ऋण मान लिया जाता है, यानी जितनी भी राशि है उसको किस में ट्रांसफर कर दिया? लोन में ट्रांसफर कर दिया, है ना, उसको भुगतान नहीं कर रहे। कई बार कंडीशन ये होती है कि जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उस समय कंपनी के पास पैसा नहीं है, उस फर्म के पास पैसा नहीं है, तो वो भुगतान कैसे करेगी? है ना, तो भुगतान नहीं करेगी। तो ये थोड़ी है कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है वो अब नहीं जाएगा, कहेगा नहीं मैं अगले साल अवकाश ग्रहण करूंगा, कंपनी के पास पैसा नहीं है, फर्म के पास पैसा नहीं, वो अवकाश ग्रहण करेगा उसी समय, लेकिन उसकी राशि क्या हो जाएगी? लोन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्योंकि एक मुश्त भुगतान कर देते हैं तो कंपनी में से वो साझेदार हट जाता है ऑटोमेटिक, उसको आगे कुछ भी नहीं रखना होता है। लेकिन यहाँ पे जब लोन में कन्वर्ट कर देंगे तो उस लोन पे क्या चुकाना पड़ेगा? फर्म को ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो दूसरी कंडीशन आपके सामने ये आती है कि जब सेवानिवृत्त साझेदार की समस्त राशि है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? लोन में कन्वर्ट मान लिया जाता है। तो आपको एंट्री क्या करनी है? तो एंट्री वही हो जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट यार टू रिटायरिंग पार्टनर लोन्स अकाउंट, ये आ जाएगा, है ना। जहाँ पे अपने बैंक किया है वहाँ पे आ जाएगा रिटायरिंग पार्टनर लोन। जैसे सी रिटायर हो रहा है तो एंट्री आएगी सीज कैपिटल अकाउंट या टू सीज लोन अकाउंट, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। कब? जब फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है तो फर्म है उस राशि को लोन में कन्वर्ट कर देती है। क्लियर है सारी बात? अब बढ़े आगे। आगे पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3, जब सेवानिवृत्त साझेदार की आंशिक रूप से रोकड़ का भुगतान और आंशिक रूप से ऋण मान लिया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था कि जो साझेदार रिटायर हो रहा है ना, रिटायर साझेदार की राशि कितनी है? मान लो 10 लाख है ना। अब फर्म के पास 10 लाख नहीं है, मान लो उसके पास 4 लाख ही है, 4 लाख कैश है ना, तो 4 लाख तो नगद भुगतान कर देगी और बाकी क्या हो जाएगा? वो बाकी लोन हो जाएगा, है ना, बाकी लोन हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आपकी पहली और दूसरी प्रविष्टि है उन दोनों का संयुक्त रूप ये हो जाएगा। जैसे रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर लोन और टू बैंक। जैसे सी अवकाश ग्रहण कर रहा है, उदाहरण के रूप में है, एग्जाम्पल है ना, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, है ना, कितनी है? 10 लाख की, और टू सीज लोन कितने का? 6 लाख का, और टू बैंक कितने की है? 4 लाख की। तो इस तरीके से 10 लाख हो गया। अब 4 लाख तो अपने उतर गए और 6 लाख का लोन हो जाएगा जिसपे फर्म है वो ब्याज चुकाएगी। ठीक है, जिसपे क्या चुकाएगी? फर्म है वो ब्याज चुकाएगी। तो ये कंडीशन कब होती है? जब फर्म के पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, थोड़ा बहुत आता है तो वो सोचती है कि थोड़ा बहुत उतार दें,
क्योंकि जाने वाले साझेदार है उसको थोड़ा बहुत देंगे तो अपना बोझ हल्का होगा, तो वो थोड़ी राशि तो उनको नकद दे देती है और बाकी है वो लोन के रूप में कन्वर्ट कर देती है। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। चौथी कंडीशन, जब आपने क्या मान लिया है, लोन मान लिया, तो लोन पे तो आपको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, तो आपको ब्याज की प्रविष्टि भी करनी पड़ेगी। चौथी कंडीशन में है, जब ऋण खाते का निपटारा किस्तों में मूल राशि में ब्याज सहित भुगतान किया जाता है। जब ऋण खाते का कि भाई आपने लोन में कन्वर्ट कर दिया, लोन में कन्वर्ट करने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद आप क्या करोगे, उसका भुगतान करोगे, है ना। और भुगतान से पहले आपको प्रत्येक वर्ष क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक वर्ष आपको इंटरेस्ट की प्रविष्टि भी करनी पड़ेगी। और लास्ट समय जिस समय भुगतान कर रहे हो तो ब्याज सहित आपको भुगतान भी करना पड़ेगा। तो मूल राशि में अपन ब्याज सहित भुगतान करते हैं, तो पहली एंट्री होगी आपकी ऋण पर ब्याज के लिए प्रविष्टि, यानी आपकी इंटरेस्ट के लिए प्रविष्टि होगी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। किस पे ये ब्याज लग रहा है, उस पार्टनर की लोन की अमाउंट है उस पे ब्याज लग रहा है। तो ऋण पर ब्याज के लिए क्या प्रविष्टि हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट DR, ठीक है, हो जाएगी। और फिर उस किस्त का भुगतान करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट DR टू बैंक या कैश। अगर नकद में देते हैं तो कैश हो जाएगा, चेक देते हैं तो बैंक हो जाएगा। उस लोन का संपूर्ण भुगतान यहाँ पे किया जाता है। और अगर किस्त आंशिक भी किया जाता है तो भी आपकी यही प्रविष्टि होगी, और संपूर्ण किया जाता है तब भी आपकी यही प्रविष्टि होगी। ठीक है, क्लियर है सारी बात? सारी बात क्लियर है या नहीं, ये बताओ। देखिए फटाफट कि भाई जब कंडीशन 4 हो गई, चारों कंडीशन है वो आपको अपने दिमाग में फिट करके रखनी है। पहली में पूर्ण भुगतान तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक। दूसरी में ऋण मान लिया जाता है तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। तीसरी में कि भाई आंशिक रूप से रोकड़ और आंशिक रूप से लोन है तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर लोन और टू बैंक। और चौथी कंडीशन आपकी अप्लाई होती है कि जब ऋण जो आपने ऋण माना उसको मूल राशि पर ब्याज लगाते हुए भुगतान किया जाता है, तो यहाँ पर आपकी 2 प्रविष्टि हो जाएंगी। पहले ब्याज की हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, और फिर भुगतान करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट DR टू कैश या बैंक। इस तरीके से इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। आप बताओ, देखिए आप बताओ किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? क्लियर करें थोड़ा सा। नहीं है ना डाउट? डाउट नहीं है ना? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपका दूसरा चैप्टर है उसमें नए साझेदार का प्रवेश है, और तीसरा जो चैप्टर है उसमें साझेदार का अवकाश ग्रहण और मृत्यु है। तो इसका मतलब अगर तीसरे चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित रूप से वो अवकाश ग्रहण और वो भी निपटारे तक पहुंच सकता है, क्योंकि इनकी छोटी एंट्रियां भी परीक्षा में छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाती हैं। आप तो जानते हैं कि बोर्ड का पैटर्न है वो चेंज हो गया, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपके जो वन लाइनर है वो भी मिलेंगे, आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे। तो तमाम छोटे और बड़े क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये छोटी छोटी हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोटी बातें। अगर आप इनको स्किप कर देते हो तो हो सकता है कि आप एग्जाम में नंबरों को भी स्किप कर दो, है ना। तो आपको नंबर स्किप करना है या नहीं करना है ये आप पे डिपेंड है। और अगर आप चाहते हो कि नंबरों को आपको स्किप नहीं करना है तो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। हम जो जो चीज़ आपको बताते हैं उनके हैंड्स नोट आप तैयार करते रहें और उनका रिवीजन करते रहें। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ही ज़्यादा परफेक्ट बनोगे। ठीक है, इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।